नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से इकाई दूसरी और वहाँ से सातवें नंबर का जो लेसन है वो लेकर आई हूँ, जो है लघु कथा। ये पठनार्थ है लघु कथाएं, जिसे ज्योति जैन ने लिखा है। आइए हम इसके गद्य से संबंधित कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो गद्य से संबंधित है लघु कथा। लघु कथा किसी भी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य होता है, यानी बहुत बड़े इसमें से एक छोटा सा क्षण लेना और उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है। प्रस्तुत दावा लघु कथा में जैन जी ने प्रचंड रूप से सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया है ना। सैनिकों का योगदान जो है हमारे देश के लिए सर्वोपरि होता है। और दूसरी कहानी है नीम का पेड़। उस लघु कथा में पर्यावरण के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, यह बताया गया है। ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए, दावा पहली जो लघु कथा है वो है दावा। बहस चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे, यानी सभी बता रहे थे कि हम किस तरीके से देशभक्त हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इसलिए हम जो है सबसे बड़े देशभक्त हैं। ऐसा हर कोई व्यक्ति वहाँ पे दावा पेश कर रहा था, यानी लोगों का समूह था। उस ग्रुप में जो है कौन सबसे ज़्यादा देशभक्त है, इस बारे में बातचीत चल रही थी। और हर कोई बता रहा था कि मैं इसलिए देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने ये किया, मैं उसलिए देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने वो किया। तो शिक्षक का कहना था कि हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। वो बोलते हैं कि हम तो जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, होनहार बच्चे जो होते हैं, उनको हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और वो फिर जाकर देश का भविष्य बनाते हैं। इसलिए यही सबसे बड़ी देश सेवा है कि हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जो है उनके भविष्य को निर्माण करते हैं। हम भारत के या हमारे देश के जो है भविष्य का निर्माण करते हैं, ये यहाँ पर शिक्षक का कहना था। तो फिर चिकित्सक कहाँ पीछे रहने वाले थे? वो बोलते हैं नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः ये प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। भाई कोई जब मुश्किल में आ जाता है, कोई तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ जाती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर हम उनकी जान बचाते हैं। तो पढ़ लिख कर भले ही वो जो है देश के नाम रोशन करे या देश के किसी भी कार्य में जो है अपना योगदान दे, लेकिन फिर अगर जान की बात आती है तो फिर वहाँ तो डॉक्टर ही काम में आता है। तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा बचाता है कि भाई हम ये काम करते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, जिस पर जो है हमारे देश की उन्नति विकास जो है डिपेंड करता है। बिजनेसमैन अपने तरीके से बात करते हैं, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग व्यापार। उससे किसान भी बोलते हैं कि किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया कि भाई मैं जब अगर अपने खेत में अनाज ही न उगाऊं तो फिर कोई खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा, पढ़ेगा कैसे, देश का नाम कैसे रोशन करेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, बिजनेसमैन कैसे बनेगा, किसान। मतलब ये सारी बातों को सबके सामने रखता है और वो बोलता है कि फिर तो मैं सही मायने में देखा जाए तो जो देशभक्त है वो मैं हूँ। तो फिर तब खादीधारी नेता आगे आ गए। उतने में इन सब की बहस जब सुनी तो नेता लोग जो है, पॉलिटिशियन जो है वो सामने आ गए और हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या, सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं, ये कहने लगे वहाँ आकर। जैसे ही वो आए और ये कहने लगे, वैसे ही सब यह सुनकर सब धीरे धीरे खिसकने लगे। यानी सब एक बार भी इनके तो कौन मुंह लगे है ना, ये तो किसी की मानने वाले नहीं है। सब वहाँ से खिसकने लगे। तभी आवाज़ आई, अरे लालसी हैं, तुम अपनी बात नहीं रखोगे, यानी तुम नहीं बोलोगे कि भाई तुम देशभक्त हो वगैरह। सबने अपनी अपनी बातें रख दी, तुम भी रख दो। तो बोलता है मैं क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला, किस बिना पर कुछ कहूँ, यानी किस बिना पर, कौन सा मैं यहाँ पर आपके सामने जो है दावा पेश करूं कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए। वो बोलते मेरे तो तीन बेटे थे और तीनों ही जो है फौज में शहीद हो गए। अब देखिए, देखा जाए तो यही सबसे बड़ा जो है देशभक्त है, क्योंकि ये स्वयं भी रिटायर्ड फौजी है और इनके जो तीनों बच्चे हैं वो भी देश की सेवा के लिए फौज में रहते हुए ही शहीद हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि दावा हर एक व्यक्ति अपना अपना कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा दावा है वो किसका है, तो वो फौजी का है। क्योंकि फौजी ने क्या किया, अपने देश के लिए स्वयं के तीनों बच्चों का जो है बलिदान दे दिया। उसके तीनों बच्चे वहाँ पर शहीद हो गए। अगली कहानी है नीम का पेड़। अब नीम का पेड़ कहानी को हम देखते हैं कि बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। आखिर कटवाने का ही फैसला ले लिया गया, क्योंकि घर में जो बाउंड्री वॉल बन रही थी वो बीच में ही आ रहा था। काका साहब अब उदास हो चले। राजेश समझा रहा था कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना, यानी कार रखने के लिए जो है वो जगह होनी चाहिए थी, इसलिए वो नीम का पेड़ वो कटवा रहे थे राजेश, है ना। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। अब जो काका जी समझ गए कि अब बोलने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कटवा के ही रहेगा, तो उन्होंने जो है अपनी चुप्पी साधी और बोले ठीक है भाई। और हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ
खल रही थी। यानी हमेशा एक बड़ा बड़ा व्यक्ति जो घर में होता है, घर का जो प्रमुख होता है, उसका जो रोब होता है वो अलग ही टाइप का होता है, वो जो कहे वो बात होती है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो हमेशा अपना रोब जताते हैं, उनकी कई बात को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन आज उनकी जो चुप्पी थी कि उन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई करके, और राजेश की बात मान ली, तो राजेश को वो बात जरा खल रही थी, मन को जरा उसके लग रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें उनमें नीम के तने की लकीरें नजर आने लगी। जब नीम का तना बड़ा हो जाता है तब वो उसकी जो तना होता है वो फटने लगता है, उसमें जो है खूब सारी सुरकुतियाँ आ जाती है ना। तो उनके उनके जो पिताजी है राजेश के, वो भी अब बूढ़े हो चले, और उनकी जो त्वचा है वो भी कैसी हो गई है, पूरी झुर्रियों वाली हो गई है। तो नीम का तना भी झुर्रियों वाला होता है और उनके पिताजी का चेहरा भी झुर्रियों वाला हो गया है। तो ये देखते ही राजेश को उनमें नीम के तने की लकीरें जो है नजर आने लगी। हैप्पी फादर्स डे पापा, 7 साल के प्रतीक की आवाज़ ने उसके विचारों को विराम दिया। इन्हें जो राजेश है, उनका बच्चा आया, उनका बेटा आया और वो बोला कि हैप्पी फादर्स डे। और इसी तरीके से जैसे उसने ये बोला वैसे राजेश जो है अपने उस विचार में से कि नीम का पेड़, पिताजी जो है इनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ दिख रही है, वो इसमें से अचानक से बाहर आ गए। पापा आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया हुआ पौधा आगे कर दिया। वो फादर्स डे के लिए अपने पिताजी को देने के लिए एक पौधा लेकर आया था, वो उसने हाथ में दिया और साथ में क्या बोला देखिए कि पापा इसे वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई काटे नहीं, क्योंकि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। अब दादाजी ने लगाया हुआ जो पौधा है वो तो आप काट रहे हो, लेकिन अब हम इस पौधे को ऐसी जगह लगाएंगे जिसको कभी आगे जाकर मुझे काटने का काम न पड़े और मैं आपका दिल न दुखाऊं। यहाँ उसका अर्थ ये है ना। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। अब जो है राजेश को ये बात समझ में आ गई थी कि आज बेटे ने मुझे ये दिया है, अगर ये लगाया जाए और फिर इसको काटा जाए तो कितना दुख मुझे होगा, क्योंकि बेटे का दिया हुआ गिफ्ट है। और इसी तरीके से जो पिताजी है उनको भी उस नीम के पेड़ से जो है बहुत लगाव हो गया होगा, और उस नीम के पेड़ की अवस्था और पिताजी की अवस्था में उसको कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। जिस तरीके से बड़े उम्र के साथ, समय के साथ में पिताजी बूढ़े हो रहे थे, उसी तरीके से वो जो नीम का पेड़ है वो भी बड़ा होते होते जो है बूढ़ा रूप या एक वृद्ध रूप जो है धारण कर रहा था। तो वो कहने लगा कि हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं ना, कार रखने के लिए जो गैरेज बनाना है उसके लिए हम कोई और व्यवस्था कर लेंगे, कहीं और रख देंगे। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा, यानी नज़र चुराकर तिरछी नज़र से जो है काका को देखा। तो काका जो है वो खुशी हुए होंगे। बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूमकर लहर उठा। यानी जैसे ही राजेश ने कनखियों से देखा, बाहर जोर से हवा चली, कहने का मतलब खुशी की हवा चली, और जो उसके पिताजी है उनके चेहरे के ऊपर जो है जोश दिखाई देने लगा, तेज दिखाई देने लगा, और उसी तरह नीम का पेड़ भी जो है खुश हो गया, है ना। विद्यार्थी मित्रों, ये जो लघु कथा है ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहला है दावा और दूसरा है नीम का पेड़। इसको अच्छे से पढ़िए, इसके जो है आगे के स्वाध्याय वगैरह वो सब मैं आपको करवाऊंगी धीरे धीरे। और अभी इसके अंदर अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर देने के लिए मैं कभी ज़्यादा समय लगाती नहीं हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए आपको ये कैसा लगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, उन्हें पढ़ने के लिए ये मटेरियल उपलब्ध करवाइए, और घर में बैठकर तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद, नमस्ते।